ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि संपादकीय पाठ एडिटोरियल पर ज़्यादा ध्यान दिया करेगा। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो काफ़ी मदद आपको मिलती है और एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। तिराहे पर भारतीय मुसलमान, अच्छा एडिटोरियल संपादकीय लिखा गया है। तो आप देखेंगे अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर के उद्घाटन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के साथ ही शेष दुनिया के अनेक मुसलमानों को समझ नहीं आ रहा कि वे क्या और कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करें, क्योंकि उन्हें तो यही बताया गया है कि इस्लाम में बुत परस्ती निषेध है। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने राम भजन गाकर कहा था कि राम के आदर्श ही देश को बचा सकते हैं। उन्होंने पहले यह भी कहा था कि भारत के मुसलमान भी राम और कृष्ण की ही वंशज है। उनके शब्दों में भगवान राम मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य सबके ही भी भगवान हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कुछ समय पहले कहा था कि भारत में हर व्यक्ति हिंदू है। तमाम मुसलमानों की नज़र में ऐसे बयान इस्लामी उसूलों के विरुद्ध है, क्योंकि अधिकांश इस्लामी विद्वान अल्लाह के सिवा किसी भगवान की धारणा को सिरे से नकारते हैं और यह कहते हैं कि इस्लाम के सिवा हर धर्म विश्वास को मानने वाला फकीर है। यही इस्लामी शासकों का इतिहास भी रहा है। और अगर आप लोग भगवान राम को पढ़े ना, भगवान श्री कृष्ण को पढ़े ना, तो आप देखेंगे हर धर्म का, हर समुदाय का, हर जाति का व्यक्ति कुछ ना कुछ उनसे सीख सकता है, पॉजिटिव पॉइंट उनसे पा सकता है, लेकिन सीखने की चाहत होना चाहिए आप में। आज भी आप देखिए इस्लामिक जगत में यही रवैया हावी है। यूरोप अमेरिका भी उनकी इस्लामिक तौर तरीके थोपने की जिद रहती है और वे वहाँ की संस्कृति और कानूनों की परवाह नहीं करते हैं। मुस्लिम देशों में तो इस्लामी कानून है ही, बाहर से आए गैर मुस्लिम अतिथियों तक को उसी अनुसार चलना पड़ता है। कई जगह मुस्लिम प्रजा को भी इस्लामी उसूलों से चलाने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। और आखिर अब्दुल्ला या फिर आज़ाद जैसे नेता फिर ऐसी बातें क्यों कहते हैं? वे अपनी बातों के अनुरूप मुसलमानों को चलाने के लिए कोई प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं? इसके दो ही कारण प्रतीत होते हैं। या तो वो जान गए कि इस्लामी उसूलों से समाज नहीं चल सकता और उनसे मुसलमान पिछड़े ही बने रहेंगे। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब जैसे महत्वपूर्ण इस्लामी देशों में धीरे धीरे अनेक इस्लामी उसूल किनारे किए जा रहे हैं। यह वही देश है जिसमें दशकों पहले पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए भारी संसाधन लगाए गए थे और जिहादी आतंक में बढ़ोतरी जैसे उसके कई दुष्परिणाम भी सामने आए। हालांकि अब वहाँ हवा बदल रही है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई भी उसी राह पर है। इस्लाम में कोई मध्य मार्ग नहीं है। मध्य मार्ग को वहाँ सरिक कहकर घृणित माना जाता है। ऐसे में सऊदी की नीतियों में बदलाव के गहरे निहितार्थ हैं। इस हिसाब से देखें तो इस्लामी दुनिया में बदलाव के चलते आज भारतीय मुसलमान तिराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता भारतीय ज्ञान संस्कृति की महान विरासत से जुड़ना, दूसरा हर चीज में इस्लाम लागू करने के लिए संघर्ष करना, तीसरा अग्रणी इस्लामी देशों में परिवर्तन के अनुसार स्वयं को ढालते हुए इंतजार करना। भारत की बात करें तो यहाँ कबीर, रस खान, शाह हुसैन, मीर गालिब और नजीर आदि अनेक महान कवि भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से गहराई से जुड़े रहे। आज भी उन्हीं के नाम गौरवान्वित हैं और जबकि इस संस्कृति से दोहराव रखने वाले के नाम लेवा शायद ही मिले। दूसरी राय पर चलने वाले मुस्लिम विध्वंस में लगे हैं और जिसकी भेंट मुसलमान भी चढ़ रहे हैं। यहाँ यह भी विचारणीय है कि भारतीय मुसलमान अपने महान ज्ञानियों की उपेक्षा कर अरबों तुर्कों का मुंह ताकते रहेंगे या फिर अपने विवेक से निर्णय करेंगे। उनके नेताओं के बयानों से कुछ अर्थ निकालना व्यर्थ है। ऐसी दुविधाजनक स्थिति पर मुसलमानों को विचार करना चाहिए। चूंकि मानवता का इतिहास इस्लाम से भी पुराना है, तो कुफ्र और काफिर वाली पूरी धारणा बचकानी है, अवैज्ञानिक और अनैतिक लगती है। यह व्यवहार में असंभव भी है और जो मुस्लिम जगत के आम व्यवहार में भी प्रकट होती है। फिर इतिहास यह भी दिखाता है कि दुनिया में अनेक मत बनते बिगड़ते रहे। मानवता ने सबको देखा, झेला, परखा, रखा, छोड़ा और उनमें परिवर्तन किया और इस्लामी मत भी उनमें से एक है और उसके इमाम अयातुल्ला उसी तरह हैं जैसे पेस्टर, बिशप, लामा या विचारक हैं। वे किसी से ऊपर नहीं है। उनमें बेशक कमियां खूबियां हैं जो अन्य मनुष्यों में भी होती हैं, इसलिए उनकी बातें भी वैसे ही गलत हो सकती हैं जितनी किसी और की हैं। और वस्तुतः खुद मुसलमान भी इस्लामी सिद्धांत एवं इतिहास पूरी तरह जानने पर सोच में पड़ जाते हैं। बढ़ती एक्स मुस्लिमों की संख्या भी इसका संकेत है और उनके सामने तमाम इमाम और आलिम चुप हैं। कुछ दशक पहले उनका दबाव और धमकी काफ़ी कारगर होती थी, लेकिन अब वह उतनी प्रभावी
नहीं है। अगर इस्लामी मतवाद के दावे गलत साबित हुए तो इसे अब ज़्यादा दिन नकारा नहीं जा सकता है। इस्लामी संगठनों सत्ताओं का घमंड जाता रहेगा। वह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान से लेकर मोरक्को तक से इसके संकेत दिखने लगे हैं। मुसलमानों को इतिहास की सच्ची समीक्षा करनी ही होगी। ढाका, लाहौर, बगदाद या फिर तेहरान में उनके द्वारा अतीत के अस्तित्व को मिटाकर क्या कुछ नया और क्या कुछ शुभ बना है। और यह सर्वविदित है कि जिन देशों में सदियों से केवल इस्लामी व्यवस्था रही है, वहाँ भी शासन और जीवन मुख्यतः दमन, संदेह और भय से ही संचालित है। और इसकी तुलना गैर मुस्लिम देशों के समाज से करें तो उलट स्थिति दिखेगी। इस्लामी मतवाद मुसलमानों को श्रेष्ठतम समुदाय कहता है और अन्य को घृणित मानता है, जबकि वास्तविक तुलना कुछ और ही दिखाती है। और ऐसे में आप देखिए, मुसलमानों को इन सवालों का विवेक सम्मत जवाब ढूंढना होगा। भारतीय मुसलमान भी अभी तक ऐसा नहीं कर सके, तो इसमें कुछ दोष हिंदुओं का भी है। बहुलांश भारतीय मुस्लिम मूल रूप से हिंदू ही हैं, जिन्हें जबरन मुसलमान बनाया गया, और तब इन पीड़ितों को उनकी मूल संस्कृति से परिचित कराने का काम हिंदू समाज ने नहीं किया। और इसमें मुस्लिम नेताओं की भूमिका भी थी, जो खुद को ऊंचा एवं शासक और हिंदुओं को नीचा एवं शासित दिखाने की प्रवृत्ति पाल रहे हैं। हिंदुओं की भूल यही रही कि उत्पीड़न से मुसलमान बने अपने बंधुओं के प्रति वे उचित नीति बनाने में विफल रहे। आज यह आवश्यक हो गया है कि मुसलमानों को सही मार्ग तय करना चाहिए। लेखक राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम है शंकर शरण। इनके द्वारा आर्टिकल ये लिखा गया है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हर आर्टिकल पर दिया करिएगा आप लोग नीचे, और अपने शब्द आप लोग लिखने के लिए आज़ाद भी हैं। उत्तराखंड ने दिखाई देश को दिशा। तो आप देखिए, भारत की विधायी व्यवस्था में एक ऐसे सार्वभौमिक सामाजिक विधान का अभाव है जो सभी सामाजिक पांथिक समुदायों पर एक समान रूप से लागू हो, और इस आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में उत्तराखंड ने महत्वपूर्ण पहल की है। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता के माध्यम से सामाजिक कानूनों के सुधार की दिशा में प्रगतिशील कदम बढ़ाया है, और यह संहिता बहुविवाह, बाल विवाह जैसी प्रथाओं के उन्मूलन के साथ ही विवाह की आयु का समानीकृत करती है। यह प्रयास कानूनी समानता को बढ़ावा देने, भारतीय राजनीतिक ढांचे को मजबूती प्रदान करने, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, बाल सुरक्षा तथा सामाजिक समानता के मूल्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। और आप देखें होगा, इससे एक समरस और समावेशी समाज का निर्माण होगा। लड़कियों का भी उचित शारीरिक मानसिक विकास हो सकेगा। उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने और अपने भविष्य को स्वयं निर्धारित करने का समुचित अवसर मिल सकेगा। और इसके अलावा संहिता समान उत्तराधिकार की वकालत करती है, और इससे बेटियों को बराबरी का दर्जा प्राप्त होगा, ताकि तलाक की प्रक्रिया भी न्याय संगत होगी। विवाह और तलाक पंजीकरण को अनिवार्य बनाकर यह संहिता राजकीय सेवाओं, योजनाओं और सुविधाओं की समान पहुंच और प्राप्ति सुनिश्चित करती है। प्रशासनिक सुगमता और पारदर्शिता को प्रोत्साहन देने वाली यह संहिता कुछ कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाने वाली भी है, और इससे मुस्लिम समाज की महिलाओं को हलाला, इद्दत जैसी विवादास्पद प्रथाओं से राहत मिलेगी। और इसमें सहजीवन संबंधों को कानूनी मान्यता का भी प्रावधान है। साथ ही वैवाहिक अलगाव में सुलह की संभावना तलाशने हेतु एक कूलिंग ऑफ अवधि का भी प्रस्ताव है। माता पिता के बीच विवाद के संदर्भ में या बच्चों की कस्टडी के लिए क्रांतिकारी समाधान प्रस्तुत करते हुए दादा दादी को भी संभावित अभिभावक के रूप में मान्यता देती है। और इसमें अनाथ बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को भी सुगम किया गया है, और साथ ही दिवंगत जीवन साथी के माता पिता की देखभाल के लिए भी व्यापक प्राविधान है। ये सुधारात्मक प्रस्ताव कानूनी समरूपता और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच सुचिंतित समन्वयकारी संतुलन का आप देखते हैं कि परिणाम है। इनका उद्देश्य एक ऐसे समाज की रचना करना है जो न केवल सामाजिक न्याय और समता के मूल्यों को प्रोत्साहित करता, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सांस्कृतिक बहुलता को भी स्वीकारता है। सार्वभौमिकता के बीच उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता के संरक्षण हेतु जनजातीय समुदायों की संस्कृति और रीति रिवाजों के रक्षोपाय भी करता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए इसमें कुछ विशिष्ट छूट प्रदान की गई है, जो उनकी मूल पहचान और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए आवश्यक है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त कांग्रेस, माकपा और तृणमूल कांग्रेस जैसी राजनीतिक दलों का इसे लेकर विरोध जस का तस है। ऐसे दल और संगठन भूल जाते हैं कि बहुसंख्यक हिंदुओं के अलावा बौद्ध, सिख और जैन समुदाय जैसे अल्पसंख्यक भी हिंदू कोड बिल के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कानून शामिल हैं। दूसरी ओर मुसलमानों पर शरीयत आधारित मजहबी कानून लागू होते हैं। इन कानूनों में सत्तात्मक संरचना प्रभावी है, और यह प्रवृत्ति महिलाओं के लिए समानता की संभावनाओं को आप देखते हैं कि सीमित करती है। परिणाम स्वरूप विवाह, तलाक और उत्तराधिकार संबंधी मामलों में लैंगिक
भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। इस्लामी न्यायशास्त्र की आड़ में बहुविवाह को भी वैधता प्रदान की जाती है। इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार रेखांकित किया और उसने एक सुसंगत कानूनी ढांचे के निर्माण की हिमायत की है। और इनमें आप देखिए साहिबानो मामला 1985 का, सरला मुदगल मामला 1995 का, जॉन वल्लम टम मामला 2003, डेनियल लतीफी मामला 2001 और जोसेफ साइन मामला 2018 प्रमुख है, जब इस संहिता के लिए क्वेरी भी होती थी कि मुस्लिम देश तुर्की और ट्यूनीसिया ने बहुविवाह को निषिद्ध किया हुआ है। अल्जीरिया, मोरक्को, सऊदी अरब जैसे देश भी लैंगिक समानता और सामाजिक कल्याण में सुधार के लिए अपने कानूनी ढांचे में परिवर्तन कर रहे हैं। रूस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ब्राजील और जर्मनी जैसे देशों में अपने अपने सर्वव्यापी सिविल कोड्स हैं। ये उदाहरण लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के प्रति बढ़ती जागरूकता और उन्हें एकीकृत कानूनी ढांचे में समाहित करने की दिशा में वैश्विक सक्रियता को दर्शाते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार दोहराया है कि विविधतापूर्ण सामाजिक कानूनी प्रणाली के साथ देश का संचालन कठिन है, तो ऐसे में यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि उत्तराखंड के बाद ऐसी संहिता अब राष्ट्रीय स्तर पर भी अस्तित्व में आएगी। देशव्यापी समान नागरिक संहिता लागू होने से भारतीय समाज में ऐतिहासिक परिवर्तन आएगा और इससे पंथ, मजहब या लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव की समाप्ति के साथ सभी महिलाओं और बच्चों को समान एवं न्याय संगत अधिकार मिल सकेंगे। यह एकीकृत कानूनी ढांचा न केवल विविध क्षेत्रों में कानूनी विसंगतियों को दूर करेगा बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को भी अधिक सरल एवं सुगम बनाएगा और इससे संविधान के मूल्यों और आदर्शों को भी मजबूती मिलेगी। मध्ययुगीन काल व परंपरा में से मुक्ति के साथ ही इससे आधुनिकता के साथ समाज का तादात्म्य भी स्थापित होगा। लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में प्रोफेसर, इनका नाम है प्रोफेसर रसाल सिंह, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया। देखिए उत्तराखंड देख लीजिए, ये हमारा प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उत्तराखंड। कार्य का आनंद, ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य करने, सोचने, समझने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग तुरंत कदम उठा लेते हैं तो कुछ लोग बहुत सोच विचार के उपरांत आगे बढ़ते हैं। किसी परिस्थिति में हम कैसी प्रतिक्रिया देंगे या क्या कदम उठाएंगे, यह इस पर भी निर्भर कि हम खुद से क्या चाहते हैं। प्रेरक वक्ता टॉनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारे जीवन की गुणवत्ता इस बात का दर्पण है कि हम खुद से क्या सवाल पूछते हैं। जो काम पसंद नहीं है उसे करना तनाव देता है और जिस काम से प्यार है उसमें जुटे रहना जुनून कहलाता है। काम के साथ जब इच्छा जुड़ी होती है तो दिमाग और हाथ दोनों तेजी से चलने लगते हैं। पक्षी जब भी उड़ता है तो अपने नीड को लक्ष्य बनाकर ही उड़ता है, लेकिन मनुष्य जीवन की विडंबना है कि वह अपनी अधिकांश उड़ान बिना अपनी जमीन का भान किए भरता है, फिर अपनी हर अनगढ़ता, हर अपूर्णता के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। समस्या है कि अधिकांश लोग जीवन को ऐसे ही जीते हैं, एक तरह से जीते हैं जैसे कोई किराने की दुकान का हिसाब पूरा करता है। उन्हें पता ही नहीं कि जीवन से उन्हें शांति चाहिए या विश्राम, ईमानदारी चाहिए या पैसा, परोपकार चाहिए या फिर स्वार्थ पूर्ति। इस प्रकार की दुविधाएं दूर हो जाती हैं तो जीवन सार्थक दिशा में आगे बढ़ने लगता है। लिंडन जॉनसन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। 9 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जूता पॉलिश का काम किया, बाद में कपास के खेतों में काम किया, बस चालक भी बने और वेटर भी बने। वह कहते थे कि उन कार्यों में एक राष्ट्रपति बनने के बाद किए गए कार्यों में कोई खास फर्क नहीं था। उनका लक्ष्य केवल यह था कि सभी कार्यों को पूर्णता से किया जाए। किसी ने यथार्थ ही कहा कि कार्य को जिसने काम समझकर किया उसे कार्य का आनंद हासिल नहीं हो सकता और इस आनंद के बिना ना कार्य का अर्थ न ही जीवन का। सीखा करिएगा कुछ आप लोग भी इनसे। देर से आया प्रस्ताव, ये आप देखिए, ये अच्छा हुआ कि आंदोलनरत किसान संगठनों और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच सकारात्मक वार्ता हुई। इस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के समक्ष जो प्रस्ताव रखा उससे बात बनती दिख रही। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकारी एजेंसियां किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर 5 साल तक दालें, मक्का और कपास खरीदेंगे। प्रस्ताव यह भी कहता है कि उक्त फसलों की खरीद की मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी। इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया जाएगा। पीयूष गोयल ने आशा जताई कि इन फसलों की खेती से पंजाब के भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा और पहले से ही खराब हो रही जमीन के बंजर होने से रोका जा सकेगा। यह एक उपयोगी प्रस्ताव है, इसे ठुकराने का कोई कारण नहीं दिखता है, लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसा कोई प्रस्ताव इससे पहले क्यों नहीं आया। समझना कठिन है कि पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली घेरने की तैयारी कर ली, तब केंद्र सरकार को उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। यह काम तो इसलिए और पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि 3 वर्ष पहले जब किसान संगठनों के वेजा दबाव में 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे तो एमएसपी पर एक समिति गठित की गई थी।
यह हैरानी की बात है कि यह समिति अभी तक अपनी कोई रिपोर्ट नहीं तैयार कर सकी। या ठीक है, किसान संगठनों ने इस समिति में अपना कोई सदस्य नामित नहीं करने में रुचि नहीं ली थी, लेकिन अन्य सदस्यों को भी तो प्राथमिकता के आधार पर काम करना चाहिए था। हमारे यहाँ तो आप देखते हैं कि नियम अगर हम तय करते हैं 2000, आप सोचिए 2 साल का, तो उसे लग जाता है 10 साल करने में। यह विचित्र है कि जब पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली जाने की जिद पकड़ ली और 6 दिन से हरियाणा सीमा पर डटे हुए, तब यह सूचना आ रही है कि केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी पर गठित समिति की रिपोर्ट लगभग तैयार है। पता नहीं इस उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में क्या है, वह पंजाब के किसान संगठनों को संतुष्ट कर सकेगी या नहीं। लेकिन बेहतर होता कि अब तक उसकी रिपोर्ट सामने आ जाती और इस समिति को केवल पंजाब के किसानों की ही चिंता नहीं करनी चाहिए होगी, उसे शेष देश के किसानों के हितों का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए और क्योंकि पंजाब के किसान न केवल अपेक्षाकृत संपन्न है, बल्कि वे और उनके साथ हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान एमएसपी का सबसे अधिक लाभ भी उठाते हैं। यह न्याय संगत नहीं है कि जो किसान संगठन मुखर होने के साथ साथ रह रहकर आंदोलन की राह पकड़ते हों, उनकी मांगों पर अधिक ध्यान दिया जाए। एमएसपी के मामले में आप देखिए, यह भी उल्लेखनीय है कि वह किसान या किसानों की हालत सुधारने का कोई रामायण उपचार नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकार हो वह सारी फसलों की उच्च उपज नहीं खरीद सकती है, और इस बुनियादी बात को किसानों को भी समझना होगा। ये संरक्षण पर हो गंभीर। बिहार के विभिन्न हिस्सों में पुरातात्विक अवशेषों की भरमार है, इसकी सुरक्षा बड़ी चुनौती है। यह धरोहर को ठीक से सहेजा नहीं गया तो हमारी गौरवपूर्ण इतिहास के सबूत धीरे धीरे मिटते जाएंगे। फिलहाल कैमूर की पहाड़ी पर स्थित सम्राट अशोक के लघु शिलालेख की घटना ताजी है। इस ओर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का ध्यान और गया और एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। 2300 साल पुराने इस शिलालेख पर अतिक्रमण करने वालों की नजर थी। यह खेल लंबे समय से चला आ रहा था। पहले शिलालेखों के उत्कीर्ण शब्दों को चूना पोतकर ढकने की कोशिश की गई। अतिक्रमण करने वालों की योजना थी कि इसे धीरे धीरे आम लोगों की नज़र से ओझल कर उस जगह पर कब्जा कर लिया जाए। हालांकि दैनिक जागरण ने इस साजिश की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था। इसके 1.5 साल बाद पुरातत्व विभाग के लोग सक्रिय हुए। शिलालेख से चूने की परत हटा दी गई। अब उस पर आप देखिए उत्तीर्ण शब्द स्पष्ट दिखने लगे हैं। यह भी चिंता की बात है कि एक धर्म विशेष के लोगों ने गलत मंशा से इस पर चूने की परत चढ़ाई थी। जाहिर है कि ऐसे लोगों को ना तो पुरातात्विक अवशेषों के महत्व से कोई लेना देना है और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई का डर। स्थानीय प्रशासन को इस मामले की गहन जांच करानी चाहिए। दोषी लोगों पर कठोर कार्रवाई हो तो ऐसी कुकृत्य करने के पहले लोग सोचने को विवश होंगे। और ऐसी ही कई पुरातात्विक धरोहर उचित सुरक्षा के अभाव पर में नष्ट हो रही हैं। इन पर भी गंभीरता और तत्परता के साथ काम करने की जरूरत है। गृहिणियों के श्रम का मोल। ये आप देखिए, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी में कहा कि गृहिणी का काम वेतन घर लाने वाली महिला से कम नहीं होता है। ये तो आप लोग भी देखते होंगे, अपने घर में भी देखते होंगे। आपने देखा होगा आपके घर में जो भी महिला, माँ हो, बेटी हो, बीवी हो, या आप देखिए दादा नानी, जो भी दादी जो भी हो, आप देखते हैं कि सुबह 4 से 5 बजे उठ जाती हैं, दिन भर काम करती रहती हैं और रात में सबको खाना खिलाने के बाद खाना खाती हैं। सोचिए 10-11 बज जाते हैं। और पुरुष आप देखते हैं कि बाहर जाता है, 5-7 घंटे नौकरी करता है, ऐसे दिखाता है जैसे सब कुछ वही कर रहा हो। परिवार में भले ही उसके योगदान का मौद्रिक आकलन नहीं किया जा सकता, पर अपनों की देखभाल करने वाली इस भूमिका का विस्तृत महत्व है। ध्यातव्य है कि न्यायालय ने 2006 में हुए वाहन दुर्घटना के मुआवजे की मांग से जुड़ी सुनवाई में यह बात कही है। उत्तराखंड में हुई इस दुर्घटना में महिला की मौत हो गई थी। महिला जिस वाहन से यात्रा कर रही थी उसका बीमा न होने के चलते ट्रिब्यूनल ने महिला के परिवार को 2.5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का फैसला किया था। दुखद पक्ष यह रहा कि महिला को मिलने वाली बीमा राशि को ट्रिब्यूनल ने कम आंका था। परिवार द्वारा ट्रिब्यूनल के निर्णय को चुनौती देती याचिका को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया था कि महिला गृहिणी थी और इसलिए मुआवजा जीवन प्रत्याशा और न्यूनतम अनुमानित आय पर तय किया गया था। ज्ञात हो कि ट्रिब्यूनल ने दुर्घटना में जान गंवाने वाली गृहिणी की अनुमानित आय को दिहाड़ी मजदूर से भी कम माना था। विडंबना यह है कि घर परिवार से जुड़े दायित्वों के निर्वहन में जीवन लगा देने वाली स्त्रियों की भूमिका को मान देने का सोच आज भी नदारद है। मौद्रिक आकलन को आधार मानने वाले समाज यह समझने का प्रयास ही नहीं करता है कि यह भागीदारी अनमोल है। बच्चों की परवरिश हो या फिर बुजुर्गों की देखभाल, संबंधों को सींचने का पहलू हो या फिर अपनों को भावनात्मक संबल देने का पक्ष हो, वेतन चुकाकर ऐसे दायित्व निभाने की जिम्मेदारी किसी को नहीं दी जा सकती है। आमतौर पर अनदेखा या फिर उपेक्षित रह जाने वाली गृहिणियों का काम वास्तव में हमारे पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था का आधार है।
जैसे कामकाजी महिला से किसी भी रूप में कमतर नहीं आंका जा सकता है। गृहिणी की भूमिका के विस्तृत विधान को समझते हुए कोर्ट ने प्रश्न किया कि एक गृहिणी की आय को कामकाजी व्यक्ति की आय से कम कैसे माना जा सकता है। न्यायालय ने कमतर मानने के दृष्टिकोण को उचित न मानते हुए इस मामले में 6 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की गृहिणियों की भूमिका को लेकर समाज और परिवार को गंभीरता से चेताने वाली है। गृहिणियों की बहुआयामी भूमिका को सही ढंग से समझे बिना उसके श्रमशील व्यक्तित्व को मान नहीं मिल सकता है। इस सोच के साथ गृहिणियों को दूसरों पर निर्भर व्यक्तित्व के रूप में ही देखा जाएगा। ऐसे में यह निर्णय घरेलू महिलाओं की अनदेखी और उपेक्षा के वार्ताओं पर समग्र समाज को संवेदनशील बनने का संदेश देती है। अच्छा कॉलम है। ये टिप्पणियाँ रहती हैं, पढ़ना हुआ तो पढ़ लिया करिएगा। टेलीग्राम पर डाल देता हूँ इसकी PDF, एजुकेशन सर्कल के नाम से है ना जो टेलीग्राम, तो उसी पर। कैंसर के खिलाफ जंग की जगी उम्मीद, इसे भी देख लेते हैं। आजकल कैंसर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी चर्चा में भी बना हुआ है। एक शोध समाचार वेबसाइट द साइंटिस्ट के मुताबिक करीब 1.5 दशक पहले यानी कि अप्रैल 2008 में न्यूयॉर्क स्थित एक बायोटेक कंपनी ने घोषणा की थी कि उसे रूस में अपनी पहली चिकित्सीय कैंसर रोधी वैक्सीन बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है। इसे किसी देश के कैंसर रोकथाम नियामक द्वारा दी गई पहली मंजूरी माना गया था। बाद में आप देखते हैं कि यह नहीं पता चल पाया कि उस कैंसर रोधी वैक्सीन का क्या हुआ। लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि उनके वैज्ञानिक जल्द ही दुनिया को कैंसर रोधी टीका उपलब्ध करा देंगे। हाल ही में मॉस्को फोरम ऑन फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के दौरान इस वैक्सीन के बारे में जानकारी देने वाले व्लादिमीर पुतिन ने हालांकि यह नहीं बताया कि ये टीके कब से मिलने और कैंसर के कौन से प्रकार की रोकथाम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार कोविड-19 महामारी के दौरान रूस ने तेजी के साथ कोरोना रोधी वैक्सीन स्पुतनिक V का निर्माण किया और खुद सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन ने वह टीका लगवाया, उससे यह आश्वासन मिलता है कि दुनिया जल्द ही असाध्य मानी जाने वाली कैंसर नामक बीमारी का हल खोज लेगी। वैसे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव और रोकथाम की दिशा में वैक्सीन बनाने की कोशिश करने वाले देश के रूप में रूस अकेला नहीं है। ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई अन्य देशों में भी बायोटेक कंपनियां पूरी सक्रियता से इसके लिए प्रयास कर रही हैं। जैसे ब्रिटिश सरकार जर्मनी की एक मशहूर फार्मा कंपनी बायोनटेक के साथ मिलकर कैंसर के उपचार के लिए एक वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चला रही है। इससे उम्मीद है कि वर्ष 2030 तक करीब 10,000 कैंसर मरीज लाभान्वित हो सकते हैं। इसी तरह अमेरिका की मॉडर्ना और मार्क फार्मा कंपनी भी त्वचा कैंसर रोधी एक प्रायोगिक वैक्सीन पर काम कर रही हैं और जिसके शुरुआती नतीजे सकारात्मक बताए जा रहे हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि इस टीके ने 3 साल के इलाज के बाद त्वचा कैंसर के एक घातक रूप मेलेनोवा के कारण होने वाली मौतों की आशंका को घटाकर आधा कर दिया। इसके अलावा दुनिया में 6 अन्य कैंसर रोधी टीकों पर भी काम चल रहा है, जो आप देखेंगे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV की रोकथाम कर सकते हैं। ये टीके सर्विकल कैंसर समेत कुछ अन्य प्रकार के कैंसर से बचाव कर सकते हैं। एक और उदाहरण कैंसर की AOH 1996 नामक एक दवा के मानव परीक्षण ह्यूमन ट्रायल का है, जो पिछले साल सितंबर 2023 से अमेरिका में शुरू किया गया था। इस दवा का नाम वर्ष 1996 जन्मी एक लड़की आना ओलिविया हीली ने से प्रेरित था, जिसे न्यूरोब्लास्टोमा कैंसर हो गया था। यह कैंसर आमतौर पर बच्चों को होता है और इसी से 2006 में 9 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी। पेट, छाती और गले की हड्डियों में होने वाले कैंसर से बचाव और रोकथाम में मददगार इस दवा का नाम ओलिविया को श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह दवा शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने बिना ही कैंसर की ट्यूमर को जड़ से खत्म कर सकती है। हर 6वीं मौत का जिम्मेदार कैंसर दुनिया में किस तेजी से फैल रहा है और इसके अनगिनत उदाहरण हैं। जैसे हाल ही में ब्रिटेन के 75 वर्ष के प्रिंस चार्ल्स के कैंसर ग्रस्त होने का पता चला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो WHO के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया तकरीबन 1 करोड़ लोगों की मौत कैंसर से हुई है और इनमें से सबसे ज़्यादा मौतें स्तन और फेफड़े के कैंसर के कारण हुई है। आकलन है कि दुनिया में हर 6वीं मौत कैंसर के कारण होती है। WHO के अनुमान के अनुसार प्रत्येक 10 भारतीयों में से एक में उसके पूरे जीवन काल में कैंसर विकसित होने की आशंका है, जो एक गंभीर बात है। इस संबंध में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम का आकलन बताता है कि वर्ष 2022 में भारत में कैंसर के मामलों की संख्या 14 लाख से अधिक थी, जिससे 2025 में बढ़कर 15.7 लाख हो जाने की आशंका है। वर्ष 2022 में कैंसर को नए मामले सामने आए थे और उनमें से 7.22 लाख महिलाएं जबकि 6.91 लाख पुरुष थे। भारत में वर्ष 2022 में 9.16 लाख मरीजों की कैंसर से मौत हुई थी
और इसमें फेफड़ों के कैंसर से मरने वालों की हिस्सा लगभग 19% रहा। वास्तव में तंबाकू का लगातार सेवन फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण है। एक बात आपने देखा होगा, सिगरेट पर आप देखते हैं चेतावनी लिखी रहती है, तंबाकू पर चेतावनी लिखी रहती है, लोग फिर भी खाते हैं। कल मैं ऐसे टहलते टहलते जा रहा था, एक शराब की दुकान है, उस पर लिखा हुआ है मदरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं सोच रहा हूँ फिर भी लोगों की भीड़ लगी हुई है। देखिए गजब। ये आंकड़े भारत को कैंसर रोग की वैश्विक राजधानी साबित करते हैं। स्वास्थ्य जर्नल द लेसेंट के शोधकर्ताओं ने पाया कि सिर्फ तंबाकू के सेवन से भारत, चीन, ब्रिटेन, ब्राजील, रूस, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में ही हर साल 13 लाख मौतें हो रही हैं। यह संख्या कैंसर से होने वाली मौतों की प्रकृति बनाता रही है। कम उम्र में ही जकड़ती बीमारी। भारत के बारे में एक चिंताजनक बात यह भी है कि दरअसल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से ने आशंका व्यक्त की कि देश में अगले 5 साल में कैंसर के मरीजों की संख्या में 12% की दर से वृद्धि हो सकती है। और इसमें भी सबसे बड़ी चुनौती कम उम्र में ही कैंसर का शिकार होने की आशंका का बढ़ना है। शोध जर्नल नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कम उम्र में कैंसर होने के मामले बढ़ रहे हैं। इस बारे में ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के आंकड़े कहते हैं कि 50 साल की उम्र से पहले ही स्तन, प्रोस्टेट और थायराइड कैंसर के मामलों में तेज बढ़ोतरी हो रही है। और हालांकि यह स्थिति वैश्विक आंकड़ों की है, भारत में भी वेस्ट मुंह, गर्भाशय और फेफड़ों के कैंसर के मामले सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं। पूरी दुनिया में आप देखिए 50 की उम्र से पहले कैंसर होने की वजहों का पता लगाने पर लोगों की बदलती जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल को इसके मुख्य जिम्मेदार माना गया है। और बदल रही जीवन शैली के कारण आप देखिए शारीरिक गतिविधियों में कमी आने के अलावा तंबाकू और शराब का सेवन, हाई बॉडी मास इंडेक्स, ताजे फल सब्जियों के स्थान पर पैकेट बंद, फ्रोजन अथवा फास्ट फूड का सेवन पूरी दुनिया में कैंसर से 1/3 मौतों के लिए सीधे जिम्मेदार है। आजकल तंबाकू का सेवन बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये ऐसे कारण हैं जिन्हें जागरूकता और जीवन शैली में सुधार के साथ आसानी से रोका या न्यूनतम किया जा सकता है। एक वजह और है, हमारे देश का स्वास्थ्य तंत्र कैंसर जैसे रोगों की समय पर पहचान करने के मामले में बेहद कमज़ोर है। यदि कैंसर से संबंधित मरीजों की समय पर उचित जांच की हो जाए और उन्हें शुरू में ही सही इलाज मिल जाए तो कैंसर के खिलाफ जंग को धारदार बनाया जा सकता है। बेशक कैंसर की समस्या वैश्विक है, लेकिन इस बीमारी के मामले में हमारे देश की स्थिति चिंताजनक है। इसके कई कारण हैं, जैसे जर्नल ऑफ द ग्लोबल ऑन्कोलॉजी में वर्ष 2017 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में कैंसर से मरने वालों की दर विकसित देशों से 2 गुना ज़्यादा है। भारत में हर 10 में से 7 कैंसर मरीजों का मौत हो जाती है, जबकि विकसित देशों में इलाज मिलने के कारण यह संख्या 3 या 4 मौतों तक सीमित रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में कैंसर रोगियों और डॉक्टरों का अनुपात 100:1 है, जबकि भारत में यह अनुपात आप देखिए 2001 अनुपात है। समझिए आप लोग, यानी अमेरिका में हर 100 मरीजों पर 1 डॉक्टर की उपलब्धता है, जबकि भारत में 2000 मरीजों पर 1 डॉक्टर की उपलब्धता है। इसका तात्पर्य है कि वैक्सीन मिलने से पहले यदि कैंसर की जांच और इलाज की समुचित व्यवस्था कर ली जाए तो लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए तो वैश्विक महामारी बनते कैंसर के असर पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। इस तरह फैलता है शरीर में कैंसर। हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में कोशिकाएं जब असामान्य रूप से बढ़ने और विभाजित होने लगती हैं तब कैंसर होने की आशंका पैदा हो जाती है। असल में हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। इन कोशिकाओं में निरंतर विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है। वैसे तो इस विभाजन की प्रक्रिया पर मानव शरीर का पूरा नियंत्रण रहता है, लेकिन कभी कभी जब शरीर कोशिकाओं पर से नियंत्रण खो देता है तब बेहिसाब तरीके से बढ़नी शुरू हो जाती हैं। सामान्य प्रक्रिया में उम्र बढ़ने के साथ बूढ़ी कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है और उनका स्थान नई कोशिकाएं लेती हैं। आलस के चलते शारीरिक गतिविधियों में कमी आने, तंबाकू, शराब के सेवन, फल सब्जियों के स्थान पर फास्ट फूड के इस्तेमाल आदि कारणों से उम्रदराज और बेकार हो चुकी कोशिकाएं मरने के बजाय जीवित रहती हैं और ज़रूरत नहीं होने पर भी शरीर में किसी स्थान पर अतिरिक्त कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। ऐसी स्थिति में ये अतिरिक्त कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं और यदि इन्हें रोकथाम ना किया जाए तो ये पूरे शरीर में फैल जाती हैं। इस कोशिका का बेहिसाब बढ़ने का नाम ही असल में कैंसर है। खास बात यह है कि कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से, अंग या ऊतक में शुरू हो सकता है। अगर इसे वहाँ तुरंत रोका या फिर वहाँ से अविलंब हटाया नहीं गया तो यह शरीर के शेष हिस्सों में भी फैल जाता है और जानलेवा रोग का रूप धारण कर लेता है। चलिए, ये आंकड़े जो मिलते हैं ना, ये आप लोग याद रखा करिएगा। फिर आप लोग निबंध लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उनका उल्लेख कर सकते हैं। दल बदल सल चिकित्सा खरी तंज कसा जाता है।
संदेश खाली में ममता को दिख रही है साजिश। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए टीएमसी के नेता पर, उसी की बातें हो रही हैं। अंगदाता को राजकीय सम्मान, उड़ीसा सरकार ने कहा कि अंगदान करने वालों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह अंगदान के महत्व को स्वीकारने वाली स्वागत योग्य पहल है। ये आर्टिकल हम लोगों ने एक देखा भी था। देखिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि भगवान ना करे, फिर भी अगर मेरी डेथ अगर कहीं एक्सीडेंट दुर्घटना में हो जाती है, समय से पहले हो जाती है, बुढ़ापे से पहले हो जाती है, अब ये शरीर मेरे काम का तो है नहीं, मेरे परिवार के काम का नहीं है, अगर इसे दान कर दिया जाए तो कई लोगों की ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। लेकिन आप देखते हैं कि हमारा परिवार नहीं करेगा, हमारा परिवार धार्मिक रीति रिवाज को मानने वाला है। तो यही आप लोगों को देखने को मिलता है। उड़ीसा सरकार ने एक अभूतपूर्व पहल करके अंगदाताओं को अभिप्रेरित करने का काम किया है। अब कहाँ वहाँ अंगदान को बढ़ावा देने की दृष्टि से अंगदान करने वालों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यह घोषणा की है। इस सुविधा से परिजन सम्मान और गर्व का अनुभव करेंगे। नतीजन दुर्घटनाग्रस्त एवं संज्ञा शून्य बैंड डेड लोगों के अंगदान से ऐसे लोगों को बचाए जा सकेंगे जो ये दुर्लभ अंग मिल जाने से ही जी उठ सकते हैं। फिलहाल देश में अंगदान करने वालों का औसतन प्रति 10 लाख में एक व्यक्ति है, सोचिए, और जबकि अंगों की जरूरत की रुचि में प्रत्येक 8वें मिनट में एक व्यक्ति जुड़ रहा है। हालांकि अनुवांशिकी जीव विज्ञानी की इस कोशिका में लगे मानव और शरीर के भीतर ही पर्याप्त मात्रा में अंगों का उत्पादन हो जाए। भारत में मिलावटी खान पान और सड़क दुर्घटनाओं के चलते लोगों के जीवनदायी अंग खराब हो रहे हैं। गोया 5 लाख लोगों की मौत अंगों की अनुपलब्धता के चलते प्रति वर्ष हो जाती है। और आप देखते हैं कि 2 लाख की यकृत, 50,000 हृदय और 1.5 लाख लोगों को गुर्दा संबंधी बीमारियों से प्रति वर्ष काल के गाल में समा जाते हैं। हालांकि गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए कई लोग अपने गुर्दा दान देने के लगे, लेकिन पूरे साल में 5,000 रोगियों को ही गुर्दे दान में मिल पाते हैं। इनमें 90% गुर्दे महिलाओं के होते हैं। वैसे किसी स्वस्थ व्यक्ति को प्राकृतिक मृत्यु होने पर उसके अंगों से 8 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। सोच रहे हैं, 8 का। और अगर मैं मर रहा हूँ तो 8 लोगों को जिंदगी देकर मर सकता हूँ। इस स्थिति में व्यक्ति की यकृत, गुर्दा, अग्नाशय, आँख, हृदय और फेफड़ा जैसे अंगों के अलावा त्वचा और हड्डियों के ऊतकों का दान आसानी से किया जा सकता है। हालांकि मानव त्वचा से महज एक स्तंभ कोशिका स्टेम सेल को विकसित कर कई तरह के रोगों के उपचार से संभावनाएं उजागर हो गई हैं। स्तंभ कोशिका मानव शरीर के क्षय हो चुके अंगों का प्रत्यारोपित करने से अंग विकसित होने लगते हैं। करीब 10 लाख स्तंभ कोशिकाओं का एक समूह सुई की एक नोक के बराबर होती है। इधर वंशानुगत रोगों को दूर करने के लिए स्त्रियों की गर्भनाल से प्राप्त स्तंभ कोशिकाओं का भी दवा के रूप में इस्तेमाल शुरू हुआ है। और इसके लिए गर्भनाल रक्त बैंक भारत समेत आप देखिए दुनिया में वजूद में आते जा रहे हैं। और इस चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत प्रसव के तत्काल बाद गर्भनाल काटने के बाद यदि इससे प्राप्त स्तंभ कोशिकाओं की संरक्षण कर लिया जाए तो इनमें परिवार के सदस्यों का 2 दशक बाद भी उपचार संभव है। गर्भनाल से निकले रक्त को 21 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस पद्धति से यकृत एवं गुर्दा की खराबी, हृदय रोग, मधुमेह और स्नायु तंत्र से जुड़े वंशानुगत रोगों का इलाज संभव है। वैसे स्तंभ कोशिकाओं से उपचार की ये प्रणालियाँ अभी सेसव अवस्था में है। उपचार भी महंगा है। इस कारण यकृत और गुर्दे की बीमारियों को प्रत्यारोपण के जरिए ही दूर करने की सबसे ज़्यादा मांग है। और इसकी आपूर्ति के लिए सरकार की कोशिश है कि दिमागी तौर पर मृत लोगों के शवों से अंग प्राप्त किए जाए। यह प्रत्यारोपण के लिए अंगों की आपूर्ति का सबसे अच्छा माध्यम है जिसे लोगों में जागरूकता पैदा करके पूरा किया जा सकता है। देश में हर साल 50,000 लोग हृदय प्रत्यारोपण के इंतजार में रहते हैं, जिनमें से महज 10 से 15 लोगों में ही हृदय प्रत्यारोपण हो पाता है। देश में अंग प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अंगदाता उस अनुपात में नहीं मिल रहे हैं। अंग प्रत्यारोपण के लिए बड़ी संख्या में विदेशी भी भारत आते हैं। अंग प्रत्यारोपण में सबसे कारगर पद्धति अंगदान ही है। कोई भी इंसान जीवित रहते हुए अपना गुर्दा दान करके जरूरतमंदों को नया जीवन दे सकता है। किसी व्यक्ति के ब्रेन डेड होने पर उसके परिजनों की अनुमति से अंगदान किया जा सकता है, लेकिन इससे अंगदान करने की समय सीमा होती है। इसमें परिवार को इजाज़त भी कानूनी जरूरी है। महिलाएं ममता, करुणा और त्याग की प्रतिमूर्ति होती हैं। द ट्रांसप्लांट सोसाइटी की 28वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल अंगदान में महिलाओं की हिस्सेदारी 69%, पुरुषों की हिस्सेदारी 25%, 74.2% महिलाएं परिजनों को अंगदान करती हैं, 70% माताएं बच्चों को अंगदान करती हैं, जबकि 30% पिता ही ऐसा करते हैं। 75% दादियाँ पोते पोतियों के लिए अंगदान करते हैं, जबकि 25% दादा ही ऐसा करते हैं।
हालांकि आप देखिए बीते 10 सालों में अंग प्रत्यारोपण की संख्या बढ़ी है। उड़ीसा सरकार के फैसले का अनुसरण यदि अन्य राज्य सरकारें करती हैं तो संभव अंगदान बड़ी संख्या में होने लगेगा। और आप देखिए इसका व्यापार भी खूब होता है। अब विदेशी आएंगे या हमारे देश के जो बड़े लोग हैं वो आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन गरीब इसके अभाव में मरते हैं, तो वो अलग बहस का मुद्दा है। तो आज के संपादकीय पाठ की यही कहानी है। आपका सुझाव हो, कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए आप लोग। धन्यवाद।